नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई थी ईरान से बढ़ते परमाणु खतरे को रोकने की जिद से, लेकिन अब यह लड़ाई तेल की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जंग में अब निशाना तेल रिफाइनरी बन रही है। ईरान की साउथ पार्स रिफाइनरी पर इजरायल के हमले ने इस जंग को और भयानक रूप दे दिया है। अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस के ठिकाने ईरान के निशाने पर आ गए हैं, जिससे पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट गहराने लगा है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भी मार गिराने का दावा किया है, जिसके बाद अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा। और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को राहत देने पर भी विचार कर रहे हैं। तो ईरान के हमलों से बैकफुट पर आया अमेरिका। आखिर किस दिशा में बढ़ रही है मिडिल ईस्ट की ये जंग, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेटो से नहीं डरे तो तोप के गोलों से क्या डरेंगे? तालिबान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, युद्ध विराम तोड़ने का लगाया आरोप। पाकिस्तान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुए खुलासे पर भारत ने जताई चिंता, कहा यह पाकिस्तान का पुराना इतिहास। पाकिस्तान ने भी भारत पर मढ़े आरोप। ग्रीनलैंड को लेकर क्यों बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? रिपोर्ट में हुआ खुलासा, यूरोप के साथ छिड़ सकती थी अमेरिका की जंग। और चलते चलते में देखेंगे, अंतरिक्ष में मिला पिघला हुआ ग्रह, 1900 डिग्री तापमान और सड़े हुए अंडों जैसी बदबू। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान जंग के बीच श्रीलंका ने अमेरिका को दिया झटका, साथ देने से किया इनकार। कहा अमेरिकी लड़ाकू विमानों को लैंडिंग की इजाजत नहीं, अपनी तटस्थ नीति पर कायम रहेगा श्रीलंका। नेपाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। बालेन शाह 27 मार्च को लेंगे पीएम पद की शपथ, जबकि सांसद 26 मार्च को लेंगे शपथ। चुनाव में आरएसपी को मिली थी 182 सीटें। जापान के पीएम ताकाइची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की मीटिंग। बैठक में 1941 के पर्ल हार्बर पर हमले के जिक्र पर असहज नजर आई जापानी पीएम। इससे पहले जापान ने हॉर्मुज में जहाज भेजने से किया था इनकार। मुझे इस अपराध की नहीं थी जानकारी। 20 साल तक एप्स्टीन के वकील रहे इंडाइक का चौंकाने वाला बयान। कहा अगर पता होता तो इस घिनौने खेल का हिस्सा नहीं बनते। तो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले ने इस जंग को और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अमेरिका और इजरायल को जब जब लगता है कि अब हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, तब तब ईरान ऐसा पलटवार करता है जिससे उसके दुश्मनों की जीत की उम्मीद मिट्टी में मिल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ईरान की साउथ पार्स रिफाइनरी पर हमला कर इजरायल ने बड़ी गलती कर दी है। अब हालात यह है कि पूरे क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां ईरान के निशाने पर आ गई है। खाड़ी की तेल और गैस ठिकानों पर ईरानी हमले रात में भी जारी रहे। कुवैत ने बताया कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर रात में ड्रोन हमला हुआ, जिससे कुछ यूनिट्स में आग लग गई। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ यूनिट्स को बंद भी कर दिया गया। ईरानी हमलों ने कतर की 17% गैस सप्लाई खत्म कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी मिसाइल हमलों से देश की 17% एलएनजी क्षमता प्रभावित हुई है। इससे सालाना $20 बिलियन के राजस्व का नुकसान होगा। मरम्मत के काम के चलते 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की एलएनजी सप्लाई 3 से 5 साल तक के लिए रुक जाएगी। कतर को अब कई देशों को होने वाली आपूर्ति पर फोर्स मेज्योर घोषित करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में संकट पैदा हो सकता है। इस हमले का असर सिर्फ खाना पकाने वाली गैस यानी एलएनजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कतर से निकलने वाले अन्य उत्पादों पर भी बुरा असर पड़ा है। कंडेंसेट, जो रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल बनाने के काम आता है, इसके निर्यात में 24% की गिरावट आने की आशंका है। एलपीजी यानी घरेलू गैस की सप्लाई में भी 13% की कमी हो सकती है। इन यूनिट्स को बनाने में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो अब क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी ईरान ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि उस पर हो रहे हमलों का जवाब देने से वो नहीं चूकने वाला। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है और वो ईरान के खिलाफ अपने आक्रामक अभियान से पीछे भी हट सकता है। खुद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं। बेसेंट का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने बीती रात से जारी अपने हमलों में अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। ईरान ने दावा किया है कि हम अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान को निशाना बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गए हैं। इस घटना से पहले हमने अमेरिका और इजरायल के 125 से ज्यादा ड्रोन भी मार गिराए हैं। अगर ईरान का यह दावा पूरी तरह सच साबित होता है तो यह इस युद्ध की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि होगी।
वैसे पश्चिमी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने F-35 की आपातकालीन लैंडिंग की पुष्टि भी की है। बता दें कि F-35 अमेरिका का सबसे उन्नत और दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। इसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल दोनों ही देश F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए हैं। इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी माना है कि ईरानी हवाई क्षेत्र पर उनका नियंत्रण अभी भी सीमित है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने कहा है कि अमेरिका के पास फिलहाल केवल कुछ ही जगहों पर हवाई बढ़त हासिल है। उसका नियंत्रण पूरे क्षेत्र की बजाय केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित है। यानी ईरान इस जंग में अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की हालिया मांग से भी साबित हो जाता है। दरअसल पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए $200 अरब के अतिरिक्त खर्च की मांग की है। इसे लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह जरूर कहा कि बुरे लोगों को मारने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में अब तक 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और एक बार फिर सबसे बड़ा हमला देखने को मिलेगा। हमारी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि ईरान की क्षमता लगातार कमजोर पड़ रही है। खाड़ी में चल रहा युद्ध अमेरिका की शर्तों पर ही खत्म होगा। भले ही अमेरिका बार बार ईरान के हारने के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात और जिस तरह पिछले 20 दिनों से जारी इस युद्ध में ईरान ने खून के आखिरी कतरे तक मैदान छोड़ने से मना कर दिया है और लगातार दुश्मनों पर हमले कर रहा है, उसके बाद अमेरिका के ये दावे सवालों से घिर गए हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सफाई पेश की है। उन्होंने सबसे पहले मीडिया से कहा कि मैं अभी जिंदा हूं और आप सभी लोग इस बात के प्रमाण हैं। और इजरायल ने इस युद्ध में ट्रंप को नहीं धकेला। ट्रंप अपना फैसला खुद लेते हैं। इस जंग में हम जीत रहे हैं। ईरान अब ना तो यूरेनियम संवर्धन कर सकता है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। नेतन्याहू ने भले ही दुनिया के सामने इजरायल का पक्ष साफ करने की कोशिश की, खुद पर उठते सवालों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उनके दावे भी सवालों से घिर गए, क्योंकि बीते साल ईरान के साथ हुई जंग के बाद भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का ही दावा किया था। लेकिन अगर उनका यह दावा सच था तो दोबारा ये जंग शुरू ही क्यों हुई? बहरहाल इस तेज होती जंग का असर जिस तरह पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, ऐसे में युद्ध विराम की मांग भी तेज होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका, इजरायल और ईरान से युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव की। तो दोनों देशों में भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। दोनों की ही तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी ही दे दी। अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त लहजे में कहा है कि तालिबान किसी भी तरह की सैन्य धमकी या हमले से डरने वाला नहीं है। अखुंदजादा ने जोर देकर कहा कि एयर स्ट्राइक, गोलीबारी या दबाव की रणनीति से उनका रुख नहीं बदलेगा। अगर तालिबान डरने वाला होता तो वो नाटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ लंबे युद्ध में टिक ही नहीं पाता। यानी साफ है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यह खुली धमकी दे दी है, जो ये दिखाता है कि तालिबान खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मान रहा है। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही टकराव बना हुआ है। हालांकि कुछ वक्त के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन संघर्ष विराम के बावजूद इसके उल्लंघन की बात भी सामने आई है। हालांकि पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि सीजफायर उल्लंघन के दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। तालिबान ऐसे आरोप लगाकर अपने कदमों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब दावा भी किया। उसने इस जंग में भारत को भी घसीट लिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि तालिबान की तरफ से किए गए हमले में भारतीय ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि अफगान तालिबान की तरफ से हालिया हमलों में भारतीय ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पर किए गए हमलों को लेकर खुद ही घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कार्रवाई की कड़ी मजम्मत की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर किए गए हवाई हमले में 400 लोगों की जान चली गई थी, जिसके चलते अब पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के भी निशाने पर आ गया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वान संघ ने पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़ी निंदा की है।
मुस्लिम विद्वानों ने पाकिस्तानी हमले को इस्लामी सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन बताया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान और उसके सैन्य नेतृत्व से इस तरह की कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की अपील की है। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं के संघ ने रिहैब अस्पताल पर हवाई हमले की जांच कराने की भी मांग की है और स्वतंत्र आयोग का गठन करने की अपील भी की है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर आगे क्या रुख अपनाता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान में छिड़ी जुबानी जंग की। तो अमेरिका के खुफिया विभाग की हालिया रिपोर्ट में आए खुलासे ने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान जो खुद की सुरक्षा के लिए कभी अमेरिकी हथियारों पर निर्भर था, अब वो अमेरिका के लिए ही बड़ा खतरा बन चुका है। यही नहीं, उसकी बढ़ती ताकत से भारत के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। इसे लेकर अब भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो चिंताएं जताई गई हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहकर अपने परमाणु अभियानों को अंजाम दिया है। पाकिस्तान का चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने और आतंकवाद को पालने का पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से ही फिक्र का विषय रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने की बजाय उसने भारत पर ही आरोप मढ़ दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक है। इनका मकसद राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इसके विपरीत भारत का 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली मिसाइल विकसित करना उस दिशा को दर्शाता है जो क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह निश्चित रूप से पड़ोस यानी दक्षिण एशिया और उससे परे के क्षेत्रों के लिए भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ रचनात्मक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है, जो आपसी सम्मान, बिना किसी भेदभाव और तथ्यों की सटीकता पर आधारित हो। आप जानते हैं कि बीते दिन ही अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी डीएनआई तुलसी गबार्ड ने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने 2026 की वार्षिक खतरा आकलन रिपोर्ट पेश करते हुए चेताया था कि पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम शामिल हो सकती है। ये मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक हथियारों के साथ सीधे अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से अभी भी परमाणु संघर्ष का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पहले भी इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव हुए हैं। उनकी ये चेतावनी न सिर्फ अमेरिका के लिए गंभीर मानी जा रही है, बल्कि ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ग्रीनलैंड की। तो मिडिल ईस्ट की जंग के बीच नेटो में पड़ी दरार पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। नेटो देशों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो पर भड़के हुए हैं। लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन माने जाने वाला नेटो आखिर क्यों आज टूटने की कगार पर खड़ा है? इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं तो इसके पीछे कई मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। वैसे इस तनाव की वजह की केंद्र में एक ही शख्स है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने इस दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसने अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर होने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं फैसलों में से एक था ग्रीनलैंड पर अमेरिका का आक्रामक रुख। आप जानते हैं कि ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका आमने सामने हो गए थे, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का ही सदस्य है। ऐसे में इस क्षेत्र में बड़ी जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन डेनमार्क के न झुकने की जिद को देखते हुए आखिरकार ट्रंप को अपना रुख नरम करना पड़ा। हालांकि अभी भी डेनमार्क को ट्रंप पर भरोसा नहीं है कि वो आगे दोबारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप को क्यों अपने पैर पीछे खींचने पड़े, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। डेनमार्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीआर ने डैनिश सरकार और सेना के सूत्रों के साथ साथ यूरोपीय सहयोगियों का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिकी हमले को रोकने के लिए डेनमार्क ने खतरनाक प्लान बनाया था। कोपेनहेगन ने पेरिस और बर्लिन के साथ साथ नॉर्डिक देशों से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर समर्थन मांगा था। इसके लिए उन्होंने मजबूत यूरोपीय एकजुटता दिखाने और ग्रीनलैंड में ज्यादा संयुक्त सैन्य गतिविधियां करने का प्रस्ताव रखा था। लड़ाई की स्थिति में घायल सैनिकों के इलाज के लिए खून की सप्लाई भी मंगवा ली गई थी। यानी अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल करते तो उन्हें केवल डेनमार्क का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उनके सामने यूरोप की सेना खड़ी होती, जिससे एक भयानक जंग का खतरा था।
यूरोप के एक अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा भी है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका को लगा कि वे कुछ भी कर सकते हैं, चलो ये चीज ले लेते हैं और ये देश भी। इसके तुरंत बाद डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन के सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को हवाई जहाज से ग्रीनलैंड की राजधानी नुक और कोंगेर लुसुआक भेजा गया, जहां एक हवाई अड्डा है। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि शुरुआती टुकड़ी को जमीन, हवा और समुद्र के संसाधनों से और मजबूत किया जाएगा। यानी ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट था और उसने अमेरिका का सामना करने की तैयारी भी कर ली थी। यही वजह थी कि ट्रंप को अपना प्लान रोकना पड़ा। लेकिन कब तक वो दोबारा ग्रीनलैंड पर नजर नहीं डालेंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक अजीबोगरीब ग्रह की। तो हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जिनसे जुड़ी जानकारी हमें ही क्या, वैज्ञानिकों तक को चौंका देती है। और इसी सिलसिले में वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जिसे हाउस ऑफ हेल कहा जा रहा है, यानी नर्क का घर। वैसे वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है HD 189733b, लेकिन इसके बारे में जानकर आप भी इस नाम से सहमत हो जाएंगे। तो आइए जरा इस ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो ये पृथ्वी से लगभग 63 से 65 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी यात्रा करें तो हमें वहां पहुंचने में 63 साल से ज्यादा का समय लगेगा। ये वल्पेकुलार नाम के तारामंडल में स्थित है, जिसे द फॉक्स भी कहा जाता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा ठोस नहीं है और ना ही जुपिटर की तरह पूरी तरह गैस का गोला है, बल्कि ये एक पिघला हुआ ग्रह है। यहाँ का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाए। यानी कि ऐसी जगह जहां जमीन के नाम पर सिर्फ उबलता हुआ लावा है। यहाँ के मौसम की जानकारी आपको और भी हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ पानी की बूंदें नहीं बल्कि पिघले हुए कांच की बारिश होती है। यहाँ हवाएं 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाया है। ये वही गैस है जो पृथ्वी पर सड़े हुए अंडों या कचरे से आती है। यानी अगर आप इस ग्रह के पास पहुंचेंगे तो आपको असहनीय बदबू का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये खोज खास क्यों है? इस सवाल की बात करें तो वैज्ञानिकों के लिए ये ग्रह एक टाइम मशीन की तरह है। इसे देखकर समझ आता है कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी या दूसरे ग्रह ठंडे होने से पहले शायद इसी तरह उबलते हुए लिक्विड स्टेट में रहे होंगे। यह हमारे सौरमंडल के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाले चंद्रमा ईओ के एक विशाल रूप जैसा है। भले ही यहां जीवन की कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन यह खोज साबित करती है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।